नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं उन्हीं तल्ख तेवरों और तीखे सवालों के साथ। आज सवालों के कटघरे में हमारे बीच मौजूद हैं प्रदेश के काबीना मंत्री और उद्योग मंत्रालय को बड़ी ही सूझबूझ के साथ प्रदेश में निवेशकों के लिए खास वातावरण तैयार करने वाले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। विजयवर्गीय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज की अदालत में। धन्यवाद। ये सवालों का कटघरा है और यहाँ पर जनता जज की भूमिका में रहती है और वो सवाल यहाँ पर मंत्री जी से पूछे जाएंगे जिसका जनता जानना चाहती है जवाब। और खास तौर पर जब बात हो कैलाश विजयवर्गीय जी की, यानी कि एक ऐसे मंत्री जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, न केवल सुर्खियों में रहते हैं बल्कि सवालों पर अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए भी उनकी राजनीति में एक अलग पहचान, एक अलग ओहदा है। आज सीधे तौर पर उनसे यहाँ पर सवाल करेंगे और क्या कुछ तस्वीर है मिशन 2013 में भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पर उकेरने की कोशिश करेंगे। कैलाश जी, सबसे पहला सवाल लाजमी है, नवंबर में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मिशन 2013 मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की नज़र में क्या कुछ राजनीतिक परिदृश्य रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, बहुत ज़्यादा उसमें विश्लेषण की भी आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ कि आप चलते हुए किसी राहगीर से पूछ लें, ठेले वाले से कि अगली बार सरकार किसकी बनेगी, तो वो कहेगा शिवराज सिंह जी की, भारतीय जनता पार्टी की। तो हम भी जिस तरीके से हमने पिछले 4-5 वर्षों में शिवराज जी के नेतृत्व में काम किया है, तो हमने चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम तो नहीं किया, पर मध्य प्रदेश का विकास हो और हर वर्ग का विकास हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने काम किया। तो उसके परिणाम अब ऐसे आ गए कि चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं। चुनाव एक फेस्टिवल तरीका हमारे लिए होगा, जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ऐसे चुनाव का फेस्टिवल हो जाएगा और हम फिर से सरकार में बैठेंगे। मतलब हमें कोई इसमें 1% भी कोई शक या गुंजाइश वाली बात नहीं है। हमें मालूम है कि हमें वापस शपथ लेना और शपथ लेने के बाद आने वाले 5 वर्षों में क्या क्या करना है, इसका भी हमने प्लान बना लिया। तो सरकार तो हमारी बनेगी ही, इसमें कहीं गुंजाइश भी नहीं, कोई शंका भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। इस चुनावी फेस्टिवल में विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है कैलाश जी? आपको लगता है कि इस चुनावी फेस्टिवल में विपक्ष के लिए रंग कुछ फीका फीका है? नहीं, देखिए, विपक्ष कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी और उनके पक्ष में एक बात है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो निश्चित है और कभी भी कांग्रेस उभर कर आगे आ सकती है। पर अभी जिस समय कोमा में पड़ी हुई कांग्रेस और जिस तरह से बिखरी हुई कांग्रेस पड़ी हुई है और इवन केंद्र के अंदर यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार से कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप ही कुछ इस दौर से गुजर रहा है कि उसमें भी उत्साह नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में भी उत्साह नहीं। तो कांग्रेस एक बुझी हुई पार्टी की तरह, देखिए आप गुजरात में बिल्कुल अभी बाई इलेक्शन हुए, एकदम साफ है, एक भी सीट पर भी कहीं आगे नहीं, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल अभी आगे आ गए। मेरे पास SMS आया कि गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, सारी कांग्रेस की सीट थी, सब बीजेपी जीत गई। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मगर कैलाश जी, यही राजनीतिक तस्वीर में अगर हम देखें तो तमाम नेता पिछले दिनों राजधानी भोपाल में इकट्ठा होते हैं। उसमें कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह होते हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं, कमलनाथ जी होते हैं, सुरेश पचौरी जी होते हैं और खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया होते हैं। एक मंच, एक जाजम पर इतने कांग्रेसी चेहरे, इसकी कल्पना करना भी शायद मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा हुआ। इसको देखते हुए कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, संतरा है ना, कैसा दिखता है? बिल्कुल एकदम गोल और एक दिखता है, जैसे आपने उसका छिलका उतारा कि सब अलग अलग था। तो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति ऐसी मध्य प्रदेश में, एक संतरे की तरह दिखने में भले वो एक दिखे, पर मुझे नहीं लगता कि कोई संभावना है। पर फिर भी मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं, एक मंच पर बैठकर कहीं नारेबाजी नहीं हुई। सड़क पर जरूर हुई नारेबाजी, दिग्विजय सिंह जी वाले, दिग्विजय सिंह चिल्ला रहे थे, कांग्रेस में तो बाहर हुई। कम से कम अंदर तो सब नेता लोग साथ में बैठे, उन्होंने अच्छा काम किया। कैलाश विजयवर्गीय एक ऐसा नाम जो न केवल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में एक दबंग ओहदा, एक दबंग शैली के लिए अपनी पहचान रखता है, बल्कि राजनीति में भी जो बेबाकी आपके श्रीमुख से देखने सुनने को मिलती है, वो बहुत ही कम राजनेताओं में ऐसा साहस और पराक्रम देखने को मिलता है। कैलाश जी की नज़र में क्या लगता है, मिशन 2013 में कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी विधानसभा के साथ साथ प्रदेश भर की जो अन्य सीटें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, उसको मजबूत करने के लिए भी आप एक पार्टी के चेहरे के तौर पर मोर्चा संभालेंगे, नेतृत्व करेंगे? काम चालू कर दिया हमने, तो घूमना भी चालू कर दिया और मालवा निमाड़ की सीटों का अध्ययन भी करना चालू कर दिया, वहाँ जाना भी चालू कर दिया और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे मालवा निमाड़ के अंदर पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। और जहाँ तक मेरा खुद का सवाल है, तो मेरा तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं कौन सी सीट पर लड़ूंगा। मैं जहाँ की तैयारी करता हूँ वहाँ मुझे पार्टी टिकट ही नहीं देती, तो ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तैयारी करता हूँ महू की और पता लगा कि महू की जगह मैं और कहीं जाकर लड़ रहा हूँ। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता अपने बारे में। पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा, पार्टी कहेगी तो नहीं लड़ूंगा, पार्टी कहेगी इंदौर से लड़ो तो इंदौर से लड़ूंगा, पार्टी कहेगी कि धार जिले से लड़ो धार जिले से लड़ लूँगा।
पार्टी कही उज्जैन जिले से लड़ो तो उज्जैन से लड़ लूँगा। मुझे कुछ चुनाव लड़ना है मेरी प्राथमिकता में। जी बिल्कुल। पर हाँ, पार्टी जीते, ज़्यादा विधायक हमारे जीते, ये हमारी प्राथमिकता में, और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। जनता की सेवा करने का भाव आपने 4.5 वर्षों में खूब दिखाया और उद्योग मंत्रालय ने जो काम किए हैं वो शायद ही मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले कभी देखने सुनने को मिले हो। बात चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रही हो या निवेशकों के लिए एक अच्छी धरती तैयार करने की, प्लेटफॉर्म तैयार करने में कैलाश विजयवर्गीय जी को महारत हासिल है और इसकी खुद तारीफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी कर चुके हैं एक भरे मंच से। आपको क्या लगता है उद्योगपतियों को जिस तरीके से बुलावा दिया गया था, मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर एक बड़ा वातावरण तैयार किया था, उसका कितना फायदा आने वाले चुनाव में भी मिल सकता है पार्टी को और आपको खासतौर पर? देखिए, अगर आप केंद्र में सरकार यूपीए की है, जी बिल्कुल, उनके पूरे यूपीए का अगर आप औद्योगिक विकास दर देखेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश का है 10.6, मतलब जीडीपी की अगर बात करें ना सिर्फ औद्योगिक विकास दर की बात कर रहा हूँ मैं, कि उद्योग कितना इन्वेस्टमेंट। और अभी प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार है जो, उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में ये माइनस में भी जा सकता है क्योंकि देश के अंदर निवेश ही नहीं हो रहा है। इसी समय में मध्य प्रदेश में निवेश हो रहा है, मध्य प्रदेश में लोग आ रहे हैं। और हमने न सिर्फ बड़े उद्योगपति, हमने छोटे उद्योगपति और विशेषकर स्थानीय लोगों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। जैसे अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी जिले थे ABC में आइडेंटिफाई थे कि A में हम सुविधाएं नहीं देते थे, B में कम सुविधाएं देते, C में ज़्यादा सुविधाएं कैटेगराइज किया हुआ था। हाँ, पर छोटे उद्योगपतियों के लिए हमने पूरे प्रदेश को C श्रेणी में कर दिया। तो उनको ज़मीन सस्ती, उनको टैक्स का बेनिफिट। आने वाले समय में हमारी सरकार जब बन जाएगी उसके बाद हम एक बहुत डायनेमिक काम करने वाले हैं। जी बिल्कुल। मतलब शायद देश में मध्य प्रदेश पहला प्रदेश होगा जो करेगा। हम हमारे यहाँ के उद्योगपति, लघु उद्योगपतियों का उत्पादन को हम मार्केटिंग करने में मदद करेंगे। बिल्कुल। देश के अंदर पहली मध्य प्रदेश की सरकार होगी जो प्रदेश के लघु उद्योगों के उत्पादन को मार्केटिंग करेगी। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक सवाल और मेरे जहन में आता है, जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आप लोक निर्माण मंत्री के तौर पर अपनी पहचान रखते थे। प्रदेश भर में सड़कों का लंबा जाल बिछाना, विकास की सही परिभाषा जनता तक पहुंचाना, उसका प्रतिसाद ये मिला कि शिवराज सिंह जी दूसरी बार सरकार में आए। अब हैट्रिक की बारी है। उद्योग मंत्रालय ने जो काम किया है, क्या उसके बूते पर भी शिवराज सरकार मजबूत हुई है? देखिए, सरकार आती है तो कलेक्टिव, जितने सबके लीडरशिप के आती है, कलेक्टिव सब एफर्ट्स के साथ आती है। तो पिछली बार सरकार आई तो उसमें खाली पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमिका थी, ऐसा मैं नहीं मानता। पर हाँ, पीडब्ल्यूडी विभाग की भूमिका थी क्योंकि मध्य प्रदेश सड़कों के मामले में बदनाम था और हमने 5 साल में इतनी सड़कें बना दी कि मध्य प्रदेश में अच्छी सड़कों के नाम से मध्य प्रदेश की पहचान होने लगी। जहाँ तक उद्योग की बात है तो उद्योग में भी हमारे यहाँ औद्योगिक विकास दर में हम लोग देश के अंदर 27वें नंबर पर थे। आज हम 3रे नंबर पर आ गए। बिल्कुल। तो आप कल्पना करिए कि 27वें नंबर से 3रे नंबर में आने में कितने प्रयास किए होंगे हमने। तो आज इन्वेस्टमेंट में मध्य प्रदेश का नाम सिर्फ देश में नहीं दुनिया के अंदर है। अभी आप देखेंगे, आज ही मेरी TCS वालों से बात है। TCS वाले अभी 12 तारीख को हमारे अधिकारी जा रहे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं और इसी महीने के अंदर शायद अंत में TCS का भूमि पूजन होगा और 18 महीने के अंदर वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लेंगे। वो पहले चरण में 5000 लोगों को रोजगार देंगे, फिर 10,000 लोगों को रोजगार देंगे, ऐसे 25,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार देंगे। बिल्कुल। और उस 25,000, जैसे नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है कि एक IT के बंदे को नौकरी लगती है तो उससे 3 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। बिल्कुल ठीक। तो 25,000 लोगों को इधर मिलेगा और 75,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मतलब 1 लाख लोगों को रोजगार आने वाले 3 वर्षों में इंदौर शहर में मिलेगा। 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका मतलब है कि जो हमारे शहर की इकोनॉमी का टर्नओवर है वो एकदम 3 टाइम्स हो जाएगा। एजुकेशनल हब जो है कहीं ना कहीं IT हब में भी तब्दील हो जाएगा। 100%। क्योंकि आज हमारा एजुकेशन हब बन गया, उसको उन विद्यार्थियों को, उन बच्चों को अच्छी जगह प्लेसमेंट की आवश्यकता थी। मध्य प्रदेश में इससे पलायन भी कम होगा, बहुत ब्रेन ड्रेन कम होगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि शहर को हमारी सरकार के माध्यम से मिलने वाली है। बिल्कुल ठीक बात। बहरहाल ये मील का पत्थर ही है और ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का ही दमदारी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की कल्पना है कि इंदौर यानी कि मिनी मुंबई जैसा शहर, जिसे न केवल रिलायंस से जोड़ा गया बल्कि TCS और इन्फोसिस जैसी बड़ी IT कंपनियों ने भी यहाँ पर दस्तक दी और अब बहुत जल्द ही रोजगार की बड़ी संभावनाएं वहाँ इंदौर शहर में नजर आने वाली है। कैलाश जी, आगे बढ़ते हैं। इन दिनों जिस तरीके से आपने शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तारीफ की, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसको गिनाया,
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तुलनात्मक रूप से राजनीतिक चश्मे में कई सारे आकलन सामने आ रहे हैं। खुद पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी भी तारीफों के कसीदे पढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है, बड़ी राजनीतिक लंबा अनुभव है, किस तरह से सूझबूझ के साथ आप इस आकलन को देखते हैं? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा है और मैं खूब हंसा और मुझे आनंद भी आया कि अभी तक क्या था कि हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के पत्रकार लोग हमारे बयानों का गलत इंटरप्रिटेशन करके दिखाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आडवाणी जी के बयान का उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन करके और सारे देश में 2 दिन बहस करवाई कि अब इनको भी नहीं बख्शते, तो ठीक है, हमको शांति हुई थोड़ी सी। तो पहले हमारी बयानों को रगड़ रगड़ के 2-2, 3-3 दिन तक देश में दिखाया करते थे। तो देखिए, आडवाणी जी ने बहुत साफ कहा, जिसको मैं और थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। आडवाणी जी ने यह कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास हुआ, मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश था, मध्य प्रदेश लैंडलॉक प्रदेश, यहाँ पर समुद्र का किनारा नहीं, कोस्टल एरिया नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्ने उठा के देखें तो आज़ादी के पहले भी हमारे देश के अंदर व्यापार बहुत होता था और वहीं होता था जो समुद्र का किनारा होता था, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इन राज्यों में पहले से ही औद्योगिक विकास है। पर मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश के अंदर जो लैंडलॉक स्टेट है, वहाँ पर बीमारू प्रदेश से उस प्रगतिशील प्रदेश की ओर ले जाना, ये बहुत बड़ा काम शिवराज जी ने कहा। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की ही, बिल्कुल, पर उन्होंने शिवराज जी की तारीफ की, इसलिए कि गुजरात में अगर विकास हो रहा तो गुजरात तो पहले से ही वहाँ पर व्यापार व्यवसाय था, पर मध्य प्रदेश में तो व्यापार व्यवसाय था नहीं। मध्य प्रदेश में बहुत हालत आर्थिक खराब थी, हर महीने दिग्विजय सिंह जी की सरकार को ओवरड्राफ्ट लेना पड़ता था। आप सोचिए, एक बार भी हमारी सरकार ने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया, एक बार भी। आर्थिक संपन्नता हमने इतना प्रदेश को बनाया है। तो शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी की तुलना इस प्रकार मत करिए आप। शिवराज जी है, नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जैसे टीम के अंदर कोई सेंटर फॉरवर्ड होता है, कोई लेफ्ट हाफ रहता है, कोई गोलकीपर रहता है, तो अब सेंटर फॉरवर्ड की आप तुलना लेफ्ट हाफ से करेंगे या गोलकीपर से करेंगे, यार गोलकीपर अच्छा है कि सेंटर फॉरवर्ड अच्छा है, ये तो ठीक बात नहीं होगी। टीम वर्क है। नरेंद्र मोदी जी अपनी जगह सेंटर फॉरवर्ड बहुत अच्छा खेल रहे हैं, शिवराज जी अपनी जगह गोलकीपर की भूमिका बहुत अच्छी निभा रहे हैं, इसलिए टीम वर्क है। और बीजेपी का टीम कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? हम भी कहीं लॉन्ग ऑन लेफ्ट ऑफ में पड़े होंगे, और क्या हमारा क्या भूमिका, हम तो छोटे से कार्यकर्ता है। बहरहाल यहाँ पर ये राजनीतिक बड़प्पन है जो कि प्रदेश के बड़े राजनीतिक के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का मानना है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी की तुलना नरेंद्र मोदी से करना इसलिए भी नाजायज है क्योंकि दोनों की ही राजनीतिक छवि और राजनीतिक परिपक्वता में बेहद ही अंतर है। आगे बढ़ते हैं कैलाश जी, एक सवाल और आगे आता है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि वो तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। पहले नंबर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं और वो तीसरे नंबर पर आते हैं। कैलाश जी की नज़रों में शिवराज जी कौन से नंबर पर आते हैं? देखिए, ये शिवराज जी की विनम्रता है। जी बिल्कुल। और मैं बहुत गंभीरता से एक बात कहता हूँ कि यदि देश के आप 10 नेता, विनम्र नेता छाटो, तो उसमें से दूसरे तीसरे नंबर पर शिवराज जी आएंगे, क्योंकि हमेशा वो लो प्रोफाइल रहकर हाई प्रोफाइल काम करते हैं। लो प्रोफाइल रहे पूरे समय, मतलब 8 साल तक कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे और बिल्कुल लो प्रोफाइल रहे, और हाई प्रोफाइल काम करे कि वह बीमारू प्रदेश को एकदम ऊपर उठा के ले जाए, ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये विशेषता है उनकी। और मैं इस बात की उनकी सबदूर प्रशंसा करता हूँ कि उनमें जरा सा भी ईगो नहीं है। 8 साल सफलता प्राप्त करने के बाद कोई मुख्यमंत्री की कॉलर खड़ी नहीं हो, तो मैं समझता हूँ उनके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और ये उनकी विनम्रता का बहुत बड़ा गुण है उनका, जो उनको बहुत ऊंचाई पर ले जा रहा है। तो उनका ये कहना है कि मैं तीसरे नंबर पर हूँ, उनका बड़प्पन है। पर शिवराज जी हैं, वो मध्य प्रदेश में भी 1 नंबर पर हैं। मध्य प्रदेश को उनके आने वाले 5 वर्षों में और आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश को अगर नंबर 1 स्टेट बनाना है तो शिवराज जी को एक बार फिर 5 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा, और एक बार फिर से मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है अभी शिवराज जी की मध्य प्रदेश में। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, सियासत के मैदान से कैलाश जी थोड़ा सा खेल मैदान की ओर जाते हैं। लगातार जो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में आपने जो लोहा मनवाया, और ख़ासतौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अपने चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया, इतना दम दिखाना मध्य प्रदेश क्रिकेट को लेकर, उनकी क्रिकेट की बेहतरी को लेकर, क्रिकेटर्स को सुविधाएं देने को लेकर आपकी जो सोच, आपकी जो योजनाएं हैं वो सामने आना, और इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन की कमान आपके हाथों में होना, ऐसे में लाजमी है कि जब देश में IPL यानी कि एक ऐसा क्रिकेट जिसे हर आज का मासूम बच्चा भी कहता है ये क्रिकेट गंदा है, क्या वाकई में ये क्रिकेट गंदा है? और स्पॉट फिक्सिंग जैसा जो बुराई है, स्पॉट फिक्सिंग जैसा जो मसला है, ये बहुत गंभीर है, इस पर स्ट्रिक्ट नज़रिया रखने की ज़रूरत है। देखिए, खेल भावना जी, ये एक धर्म है, खेल एक धर्म है। बिल्कुल। और धर्म की जगह जब धन आ जाता है तो फिर जो उसकी
ब्यूटी होती है, जो उसकी कमिटमेंट रहता है वो समाप्त हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अब आईपीएल की शुरुआत होती है खिलाड़ियों के बिकनेस। जी जी बिल्कुल। खिलाड़ी खरीदा जाता है, बोली लगी जाती है। जब बोली लगी जाती है, जिस खिलाड़ी की बोली लग जाती है, तो फिर उसके बाद आप उससे अपेक्षा करो कि वो बिल्कुल देश के लिए खेले, टीम के लिए खेले। उसको जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वहाँ जाता है वो। बिल्कुल। तो फिर जब पैसा, खेल सेकेंडरी हो जाता है और पैसा ज़्यादा प्राइमरी हो जाता है, तो इस प्रकार की बुराई आएगी। आईपीएल जब प्रारंभ हुआ था तब मैंने कहा था बिल्कुल ठीक बात है कि खेल के अलावा सब कुछ हो रहा है वहाँ। क्रिकेट खेल के अलावा वहाँ पर सब कुछ हो रहा है। मुझे याद है कि चीयर गर्ल्स को लेकर के सबसे पहली आपत्ति अगर देश में किसी मंत्री ने दिखाई थी तो कैलाश विजयवर्गीय जी। मैंने ली थी। मैंने आईपीएल के पूरे स्ट्रक्चर को, मैंने बीसीसीआई को उस वक्त कहा था कि आप इसको रिस्ट्रक्चर करिए। आप इसको, यहाँ पर खेल प्रधान नहीं है, कोई सी भी स्पर्धा हो खेल प्रधान होना चाहिए। खेल प्रधान नहीं होकर बाकी चीज़ें प्रधान हो गई, पैसा प्रधान हो गया। ये बुराई आनी थी और ये बुराई नहीं रुक सकती यदि आईपीएल को रिस्ट्रक्चर नहीं किया गया। तो इससे क्रिकेट बहुत बदनाम हुआ है, हमारे देश की बहुत बदनामी हुई है। और मैं सोचता हूँ कि इस पर बहुत सारे लोगों पर उंगली है। मैं राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता, क्योंकि खेल का मैदान है, और इसमें बहुत सारे लोगों पर उंगली उठी है और इसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। बीसीसीआई के सचिव रहे संजय जगदाले जी ने भी नैतिकता के नाते अपने पद से इस्तीफा दिया और खेल के साथ जो दुर्भावना जुड़ती चली गई, व्यापारिकता हावी होती चली गई, क्रिकेट जिसे लोग अपना धर्म मानते हैं, एक ऐसा खेल, लगता है वाकई में उनका ये इस्तीफा देना कहीं ना कहीं एक सूझबूझ भरा कदम है और खेल को बचाने की कोशिश आपको लगता है? देखिए, आईपीएल में ये सब हो रहा है, ये सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। पकड़ा गए और मीडिया ने उसको खूब हाईलाइट कर दिया, उसके बाद फिर आप इस्तीफा दे रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? आपके सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, कैसे हुआ ये? और फिर उस वक्त जब तक लोग नहीं पकड़ा तब तक आपकी भूमिका क्या थी? आपकी ना पकड़ने में भूमिका है, ना किसी बात में भूमिका है। आप तो अब इस्तीफा दे रहे हो। उस वक्त जब आपके बने हुए ये सब चल रहा था, तब आपकी नज़र कहाँ थी? तो एक घटना के बाद उसके ऊपर फिर कोई रिएक्शन करना, ये अपने आप को वहाँ से साफ बचा के बाहर निकलने वाली आदत है। तो वास्तव में इसके ऊपर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनके सामने ये सब कुछ हो रहा था और आपकी नज़र नहीं पड़ी, किसी दूसरे की नज़र पकड़ेगी, चोर पकड़ा गए, उसके बाद फिर आप वहाँ से पल्ला झाड़ के निकलें। तो अपनी भूमिका क्या थी उस वक्त, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एक गंभीर संदेश है जो यहाँ पर सीधे श्रीमुख से निकला है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के, और उम्मीद है क्रिकेट की बेहतरी को लेकर, क्रिकेट का वातावरण मध्य प्रदेश में तैयार करने को लेकर जो सपना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने संजोया है, उसे साकार करने के लिए आने वाले दिनों में टीम कैलाश जरूर आगे बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाएगी। कैलाश जी, एक सवाल और यहाँ पर मेरे जहन में आता है, लगातार सियासी हलकों में भी इस बात की चर्चाएं हुई हैं, खेल मैदान और खिलाड़ी भी इस बात की चर्चा खेल मैदान में करते हैं। आईडीसीए की पिछले दिनों बैठक हुई थी, जिस तरीके से एक भेदभावपूर्ण रवैया देखने को मिला। जेएन भाया टूर्नामेंट जो आईडीसीए 2020 टूर्नामेंट के तौर पर अपनी एक पहचान रखता था, वो आईडीसीए से दूर कर दिया गया। आपने कॉन्सेप्ट लाए थे कि क्रिकेट मैच के दौरान आदिवासी नृत्य होगा, पारंपरिक मालवा लोकगीतों की झलक देखने को मिलती थी, चौका लगता था तो मालवा नृत्य स्टेडियम में, उषा राजे होलकर स्टेडियम में देखने को मिलते थे, उससे आपको दूर किया गया। क्या लगता है वाकई में कहीं ना कहीं नजरिया दोहरा है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आप एमपीसीए इंदौर में कोई मैच कर रहा है और इंदौर डिवीजन क्रिकेट क्लब को दूर रख रहा है, तो ये तो उनकी संकुचित मानसिकता है। खैर, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एक मॉडल तैयार करके दिया डिविजनल क्रिकेट का, देश के अंदर कहीं नहीं होता था, हमने करके दिखाया। आप उसको कर रहे हैं, अच्छी बात है, अब हमको दूसरा मॉडल खड़ा कर देंगे। हमें तो काम करना है जी। और हम बताएंगे कि क्रिकेट क्या होता है, कि खिलाड़ियों को किस प्रकार मदद की जाती है, कैसे खिलाड़ियों को सिखाया जाता है, हम करके दिखाएंगे। तो अच्छा है, जो वो नहीं करते थे वो हमारे द्वारा किए गए कार्य करने लगे। हम अगला काम फिर चालू करेंगे, हम चाहेंगे वो भी वो करें। आपने कई खेल मैदानों को दुरुस्त करा है, जिसमें सबसे पुराना जिमखाना क्लब का मैदान है, जहां पर MYCC और CCI जैसे बड़े क्रिकेट क्लब वहां पर संचालित होते हैं। ये जो मेहनत आपने की थी, कितना इसको लगता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं देखिए, उनको सोचना चाहिए कि आप लंबे समय से आप संस्थान चला रहे हैं, आपके पास करोड़ों रुपया है और आप खेल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मैदानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपका वहाँ पर आप क्यों बने हुए हैं? हमारे पास तो कोई पैसा भी नहीं है, हम तो पैसा इकट्ठा करके और खिलाड़ियों को बांट रहे हैं, हम सुविधाएँ दे रहे हैं, हम मैदान बना रहे हैं, हम क्रिकेट की बॉल दे रहे हैं, हम गरीब खिलाड़ियों को गोद ले रहे हैं, कई बच्चों की हम फीस भी हम भरते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हमें लगता है कि ये अच्छा खेल रहा है तो हम उसको फीस भी भरते हैं। तो जिसमें टैलेंट है उसको बाहर निकाल के और उसको शहर के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए अच्छा खिलाड़ी तैयार करें, ये हमारा संकल्प है, हमारा
कार्य क्षेत्र छोटा है जी बिल्कुल, इंदौर डिवीजन है, तो हम इंदौर डिवीजन में करेंगे और करके बताएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंदौर डिवीजन में हम ऐसे खिलाड़ी तैयार करेंगे आने वाले समय में कि लोग कहेंगे कि इंदौर डिवीजन के खिलाड़ी हैं। क्या आपके सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय जी आने वाले दिनों में क्रिकेट को लेकर, हाल ही में ये सवाल मेरे जहन में इसलिए भी आया कि मुख्यमंत्री क्रिकेट चैंपियनशिप की संभागीय जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और बखूबी इंदौर शहर की जनता ने, क्रिकेट प्रेमियों ने देखा कि आकाश विजयवर्गीय ने जो मेहनत की, जो पसीना उन्होंने बहा है, उसका रंग कहीं ना कहीं इस क्रिकेट टूर्नामेंट में, खासतौर पर मुख्यमंत्री क्रिकेट चैंपियनशिप की जब बात हो तो दिखाई दे रहा है। तो क्या आईडीसीए में उनकी भूमिका आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी एक सक्रिय पदाधिकारी के? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है और कभी विचार भी नहीं किया इस बारे में कि वो कहाँ जाए। देखिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि यदि बेटे का पैर इतना बड़ा हो जाए कि बाप के जूता पहन सके उसके बाद फिर ज़्यादा उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं आकाश जी के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। वो बिजनेस करते हैं, करें। मैंने आज तक पूछा नहीं उनसे कि तुमने कितना कमाया, क्या हुआ, कभी। तो जो कि उनको तकलीफ़ होती है तो मैं ज़रूर उनसे बैठ के बात कर लेता हूँ। अब वो खेल में लगे हैं, खेल संगठनों में लगे हैं। आज महू के अंदर बहुत बड़ा उन्होंने कुश्ती का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। जी बिल्कुल, कम से कम 400-500 जिसमें रोहित पटेल भी बुलाने वाले हैं। जी बिल्कुल, 400-500 पहलवानों का उन्होंने आज वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन वगैरह किया है। कुछ मुझे तो पता नहीं, मैं तो भोपाल से भी आया तो मुझे जानकारी मिली। तो ये बात सही है कि वो है एनर्जी उसमें काम करने की, एक अपना सोच उसका खुद का है कि हमें किस क्षेत्र में काम करना है। तो मैं हस्तक्षेप तो नहीं करता हूँ, पर यदि वो किसी भी क्षेत्र में आएगा और कहीं मेरी मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं करूँगा ही। उन्हें अपना राजनीतिक आशीर्वाद भी आप देने से पीछे नहीं हटेंगे? मैंने कभी नहीं सोचा। देखिए मैं महू में चुनाव लड़ा, जी बिल्कुल, उसके पहले उसने कभी पूछा भी नहीं कि राजनीति में क्या होता, कभी पलट के भी नहीं देखा। जब मैं महू में चुनाव लड़ रहा था तो वो उस समय दिल्ली में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। वहाँ उसके महू में उसके साथ लड़का पड़ता होगा, उसने फ़ोन किया कि यार पापा तुम्हारे महू में लड़ने आ गए और हार जाएंगे, चुनाव नहीं जीत सकते। तो वो चिंतित हो गया। तो उसने उसकी मम्मी से फ़ोन किया कि क्या पापा महू से लड़ रहे हैं चुनाव, क्या हार सकते हैं क्या पापा? तो मम्मी ने बोला नहीं, ये अभी नहीं कह सकते, बाकी यहाँ टफ सीट है। तो आया यहाँ पर, पहली बार उसने चुनाव में काम किया महू में। उसके बाद से उसका थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट आया। अब आगे उसका करियर राजनीति में बनाना है तो वो बनाएगा। मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, ना रोकूंगा, ना उसको आगे बढ़ाऊँगा। वो अपने बल पर काम करे, प्रतिभा के दर। अच्छा उसमें इतना जज्बा भी है। मैं आपको बताऊं कि वो कॉलेज में भी पढ़ता था जब उसने कभी मेरे नाम का उपयोग नहीं किया। आज भी नहीं करता। वो इतना बिजनेस करता है, कभी अपने नाम का उपयोग नहीं करता, मेरे नाम का कहीं उपयोग नहीं करता। तो ये उसमें भी एक थोड़ा स्वाभिमान है कि मैं अपने पैर पे ही खड़ा हूँ और अपने दम पर ही राजनीति में आ गया हूँ। आएगा, आना होगा तो बिल्कुल। चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंदौर शहर की जनता और प्रदेश की जनता भी जान रही है और देख रही, सुन रही है कि किस तरीके से राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए जब आगे संतति आती है तो कैसे एक राजनेता उन्हें राजनीतिक आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यहाँ पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का कहना है कि अपनी प्रतिभा के दम पर यदि आकाश विजयवर्गीय आगे आते हैं तो उन्हें कोई इससे अचरज भी नहीं होगा, हैरत भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कैलाश जी सियासी मैदान पर फिर लौटते हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पिछले चुनाव में देखा महू से जैसे आपका टिकट डिक्लेयर होता है, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने आपको महू प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा। राजनीतिक विश्लेषक तमाम सर्वेज हुए और ये दिख पाया गया कि कांग्रेस उस सीट पर मजबूत है। लेकिन कैलाश जी ने ऐसा सियासी स्ट्रोक लगाया कि कांग्रेस की परंपरागत सीट जो है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के नाम पर तब्दील हो गई। आपको लगता है इस बार क्या चमत्कार दिखाएंगे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी? पहले मैंने महू का टिकट मांगा नहीं था, आज भी मैं कहीं से टिकट नहीं मांगूंगा कि पार्टी को देना होगा तो दे कहीं से। पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भर देते तो कार्यकर्ता चुनाव जिताते। मेरे में तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे में कुछ ऐसा है कि मैं जाकर चुनाव जीत जाता हूँ। बस वहाँ के कार्यकर्ताओं को ये विश्वास हो जाता है और ये मैं इसमें सफल होता हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं को विश्वास दिला देता हूँ कि भाई मैं आपके लिए हूँ, आप काम करिए और आपके क्षेत्र का विकास होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आज महू में से मैं चुना, महू की हालत उस वक्त क्या थी, आज क्या है। लगभग मैंने 700-800 करोड़ के काम महू में करा दिए पिछले 4.5 वर्षों में। महू के इतिहास में कभी इतने काम नहीं हुए। जो भी हमारा कार्यकर्ता वो छाती फुला के घूम रहा, कह रहे हैं हमारे विधायक जी ने ये करा दिया, हमारे विधायक जी ने ये करा दिया। कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरना, फिर उसके अनुसार काम करना, जिससे वो समाज के बीच में अगर वोट मांगने दूसरी बार जाए हमारे लिए तो उनकी ऊपर की कॉलर बटन खुला होना चाहिए कि हाँ हमने काम किया, अब हमको वोट दो। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमेशा मैंने यही किया, इसलिए कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि कैलाश जी कहीं से भी जीतेंगे, जहाँ से जीतेंगे वहाँ का विकास हो जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है मेरी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हर भाजपाई जानना चाहता है, ताई और भाई भाजपा संगठन में लगातार सुर्खियों में रहते हैं, बात चाहे अखबारों की हेडलाइंस की करें या टीवी जगत में चलने वाले तमाम समाचारों की। कहाँ कौन से भाजपा के कार्यक्रम में, सरकार के कार्यक्रम में ताई और भाई मौजूद हैं
या गैर हाजिर हैं तो क्यों गैर हाजिर हैं, नदारद हैं तो क्यों नदारद है? ये सवाल हर भाजपाई पूछना चाहता है। पिछले दिनों ऐसा देखने में आया था कि महू विधानसभा क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी और खुद ताई यानी कि इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन और भाई जो कि मेरे सामने सवालों के कटघरे में बैठे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी साथ साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और कैसे रणनीति बनानी है मिशन 2013 के लिए इसे तैयार कर रहे थे। क्या ताई और भाई एक हो गए हैं? भाजपा ये संदेश सुनना चाहता है। देखिए, आज मैं राज खोलता हूँ जी बिल्कुल। ताई और भाई हम कभी अलग अलग हुए ही नहीं जी। हम लोगों को आराम से गलतफहमी में रखा गया रखते देते हैं जी। हम हमेशा एक थे, आज भी एक ही और कल भी एक रहेंगे जी। बीच बीच में हम माहौल ऐसा बना देते हैं कि लोग चर्चा करते रहें। लोगों को पास थोड़ा सा काम दे दो आप तो बिज़ी हो जाते हैं। लोगों को हमेशा बिज़ी रखने का काम करते हैं कि आप बिज़ी रहो, हमारे बारे में चर्चा करो, पत्रकार भी लिखें। 24 पन्ने का अखबार हो गया, लिखने के लिए कुछ चाहिए उनको बहुत होता है तो हम उसमें आधा पेज दे देते हैं उनको। 24 घंटे का चैनल हो गया, पहले आधे घंटे की न्यूज़ आती थी, आजकल 24 घंटे न्यूज़ क्या ताई भाई देव आप कम से कम चर्चा में रहे हो। बाकी हम तो हमेशा एक थे, न्यूज़ एलिमेंट रहे मतलब कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं रहना चाहिए। तो हम शुरू से एक रहे, कहीं हम अलग अलग कभी नहीं हुए। पिछले दिनों गलतफहमी हमने जरूर पैदा कर देते हैं। बैठक में पिछले दिनों साथ साथ आप नजर आए, कई कार्यक्रमों में आपको सार्वजनिक रूप से चर्चा करते हुए देखा गया। मंच पे जब जब ताई और भाई नजदीक बैठे तो मीडिया के कैमरे क्लिक क्लिक की आवाज करते दिखाई दिए। क्या लगता है वाकई में भाजपाई में या कहा जाए जो भाजपा संगठन में जो एक कौतूहल का विषय रहता है ये केवल मीडिया द्वारा तैयार निर्मित एक विषय है या फिर वाकई में कुछ सही मायनों में भी राजनीति में जैसा होता है अक्सर वैसा? नहीं, हम हमारे मिशन में सफल हुए। हमने गलतफहमी पैदाने का काम किया तो जनता में भी गलतफहमी हो गई, पत्रकार में तो और ज़्यादा हो गई। तो अच्छा है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जो हमने सोचा था वो सफल हो गया। मिशन 2013 में ताई और भाई साथ साथ नजर आएंगे हमेशा। मैंने कहा ना कि हम कल भी थे, आज भी साथ में और कल भी साथ में रहेंगे। इसलिए गलतफहमी अगर हम फैला दें तो उसमें आपके ऊपर है। चलिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं इंदौर शहर की जनता जनार्दन भी जानती है कि ताई और भाई वाकई में भाजपाई जिस सवाल का जवाब यहाँ पर चाह रहा था वो यहाँ पर सीधे मंत्री जी के श्रीमुख यानी कि कैलाश विजयवर्गीय जी के श्रीमुख से निकला है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों को कैलाश जी आरटीआई के दायरे में लाने की कवायदें चल रही हैं। लगातार सूचना के अधिकार के तहत राजनीतिक दलों को लाने के बाद जो बहस छिड़ी है उस पर तमाम टिप्पणियां पूरे देश भर से, राज्य भर से सुनने देखने को मिल रही है। राज्य सरकार में एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते और मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से देखते हुए क्या पाते हैं आप? वाकई में राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना ठीक है? देखिए, ऐसा है, महेंद्र भैया बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। बिल्कुल। तो आप स्मार्ट लग रहे हैं और आपकी मैं सिर्फ एक आस्तीन अच्छी बना के और बाकी आपको ऐसे आदिवासी से कपड़े पहना दूँ तो आपकी स्मार्टनेस कम हो जाएगी। तो एक आस्तीन सिर्फ अच्छी डिज़ाइन वाली लगाने से आप स्मार्ट नहीं दिखेंगे। आपको पूरा नीचे से ऊपर तक, जूते से लेके और हेयर डाई तक सब बढ़िया करना पड़ेगा तब आप हैंडसम दिखेंगे। ऐसे ही अगर राजनीतिक दलों को सिर्फ आपने एक आरटीआई में दायरे में लाके और कुछ कर दिया तो इससे बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं। समूचे राजनीतिक वातावरण के अंदर जो चुनाव पद्धति है इसको पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और अडवाणी जी ने भी पिछले दिनों कहा था, शिवराज जी ने भी कहा था कि जो हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली है, चुनाव प्रक्रिया है, इसमें सुधार होना चाहिए। एक आयोग का गठन होना चाहिए, वो सबको चुनाव लड़ा है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता काम इतना ही होना चाहिए, वो जाकर घूमें, उनके पर्चा छापने काम वो आयोग करें, उनके सभा, उनकी टीवी मीटिंग सब वो लोग करें। राजनीतिक दल और उसको पूरा की पूरा कितना किसको खर्चा करना, वो खर्चा करने का काम भी आयोग करें। पूरी अगर चुनाव प्रक्रिया बदल जाएगी तो मैं कह रहा हूँ कि आरटीआई तो बहुत छोटी चीज़ है। देश के अंदर एकदम जो भ्रष्टाचार है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? मैं लोग स्वीकार नहीं करते हैं इस बात को। मैं कहता हूँ कि एक विधानसभा चुनाव लड़ने में आज कितना खर्च होता है? बिल्कुल सही बात है। आप क्षमा करना, आपके खाली मीडिया के लोग इतना पैसा ले जाते हैं कि जो चुनाव की लड़ने की हमारी जो सीमा है ना उससे 5 गुना ज़्यादा। तो ये बहुत कटु सत्य बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ये पैसा जब आएगा कहाँ से आएगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो जहाँ से जो हमें पैसा देगा कल से उसके काम भी हमें करना पड़ेगा। मूलभूत राजनीति की जो ज़रूरत है भाई। आज आपने 10-15 लाख 20 लाख की एक विधानसभा के लिए आपने सीमा बांध दी। 20 लाख रुपए तो हमारे मतलब ऐसे खर्च होते हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, बहुत मामूली बात है, पर हम दिखाते उतना ही है 20 लाख रुपए। ये कटु सत्य बता रहा हूँ, इसको कोई नहीं बोलेगा पर मैं बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार का जन्म भी इसी बेसिक यहीं से होता है। और जब तक इस चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। तो सिर्फ आरटीआई वाली बात करने से ठीक है, आरटीआई आएगा तो थोड़ा बहुत
उसका जवाब में दे दिया जाएगा, जैसे सरकार अभी आरटीआई में जवाब दे रही है, ऐसे राजनीतिक दल भी देने लगेंगे। पर इससे कोई राजनीतिक दलों का शुद्धिकरण हो जाएगा, ऐसा समझ ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, इस चर्चा ने कहीं ना कहीं गंभीर मोड़ लिया है। कैलाश जी, एक सवाल मेरे जहन में आया। छत्तीसगढ़ में जो अब तक का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की क्षति पहुंची और सियासत यानी कहा जाए लोकतंत्र पर भी एक तरीके से इसे हमला करार दिया गया। आपकी नज़रों में वाकई में जो छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम हुआ, उसको सियासी चश्मे से अगर हम दूर कर दिया जाए तो कितना आप उसे गंभीरता से लेते हैं, और लोकतंत्र के पर प्रहार के तौर पर को लेकर आपका क्या नज़रिया बनता है इस घटना? देखिए, इस घटना ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक राज्य था जी, बिल्कुल। विभाजन हुआ तो हमारे मध्य प्रदेश कैडर के बहुत सारे आईएएस और आईपीएस अफसर वहाँ पर हैं, मंत्री हैं, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, बीजेपी के भी तो है ही सब। जी जी, जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है वो इतना चिंताजनक है महेंद्र भाई कि राजनीतिक इस स्तर पर नीचे गिर गई है। इस पूरे षड्यंत्र के अंदर, इस पूरी घटना के अंदर कांग्रेस के लोग शामिल है, बहुत जवाबदारी से मैं कह रहा हूँ। और ये सबको मालूम है, यहाँ से लेके 10 जनपद तक को मालूम है ये बात, सोनिया जी को भी मालूम है। पर अब इस बात को आईडी से दबाया जा रहा है। एनआईए के अधिकारियों ने जब पहली बार में ही 4 कांग्रेस के पदाधिकारियों के नंबर ट्रेस कर लिए, अब उसकी दिशा मोड़ दी गई है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है देश की कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कोई राजनीतिक दल अपने ही दल के लोगों की हत्या करवाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य वाली बात कुछ भी नहीं हो सकती। परिवर्तन यात्रा का रूट जो बदला गया था वो भी कहीं ना कहीं संदेह की घेरे में। देखिए, संदेह के घेरे में कितनी सारी बातें हैं। किन किन लोगों को परिवर्तन यात्रा में जाना था, जी। वहाँ से चालू करता हूँ मैं। कौन कौन लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि निर्धारित कार्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन हुए, जो परिवर्तन यात्रा में क्या क्या परिवर्तन हुए, किसने कराए हुए, वो भी साफ हो गया। चरणदास महंत और माननीय जोगी जी के समर्थक विधायक, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, उसकी जो चर्चा टीवी पे दिखाई, उसने तो सारी चीज़ें ओपन कर दी। इसलिए ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, कि राजनीति के क्षेत्र में क्या गिरावट हो रही है, क्या हो रहा है। और विशेषकर वो राजनीतिक दल जिसने इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का जो दावा भरता है, उस राजनीतिक दल में सियासी के कारण इतना घिनौना काम हो सकता है, बहुत आश्चर्य की बात है, चौंकाने वाली बात है। चलिए, कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही गंभीर मसला है, और जिस तरीके से नक्सलवाद और आतंकवाद, पैर पसारते आतंकवाद को लेकर देश भर में चिंतन मनन हो रहा है, उसके बाद अब जरूर कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी जागना होगा, और कम से कम लोकतंत्र यानी कि एक ऐसे स्तंभ पर हमला ना हो, प्रहार ना हो, जो राजनीति में नैतिकता और खासतौर पर मूल्यों में आई गिरावट को दर्शाए, इसे रोका जाना बेहद ही जरूरी है। ये भी मानना है यहाँ पर काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का। कैलाश जी, जाते जाते कुछ सवाल और मेरे जहन में है। आप ही की सरकार है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो नमक, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा विपक्ष कहता है। आपकी नज़रों में ये क्या है? देखिए, विपक्ष इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकता है। अब देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से हमने, किसान अपना खून को पसीना बनाकर उत्पादन करता है, वो उत्पादित गेहूं सरकार इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद गोडाउन में जाता है, गोडाउन में सड़ता है। केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप इसको गरीबों में बंटवाइए, नहीं बंटवाती है। अब वो गेहूँ सड़ रहा है और हमारे आदमी भूखा सो रहा है। एक सरकार का कल्याणकारी राज्य की भूमिका अदा करते हुए क्या दायित्व है? मुख्यमंत्री जी ने समझा इस बात को, उन्होंने कहा ठीक है, मेहनत का पैसा, किसानों ने मेहनत करके गेहूँ का उत्पादन किया, वो गोडाउन में सड़े, इससे अच्छा है कि जो उसका 100% नुकसान हो रहा है उसका कुछ नुकसान सरकार भरेगा। आज 15 रुपये किलो में सरकार गेहूं खरीद रही है, तो गरीबों को 1 रुपये किलो में बांट रही है। ये इसलिए सिर्फ कि हमारे प्रदेश के अंदर कोई भूखा नहीं सोए और वह उत्पादित अनाज सड़े नहीं। दोनों बातें हैं इसके साथ। बिल्कुल। तो ये तो सरकार है, वेलफेयर सरकार है, कल्याणकारी राज्य वाली सरकार है। हमने सोचा कि जो अनाज सड़ रहा है, यदि हम उसको 1 रुपये किलो में गरीबों को बांटेंगे तो कम से कम उनका पेट तो भर, पुनित काम होगा। तो अगर वो राजनीति मानते हैं तो माने, उसमें कोई खास बात नहीं। हमें इस बात से कोई शिकवा गिला भी नहीं, क्योंकि विपक्ष में बैठा हुआ आदमी करेगा, क्योंकि हम भी विपक्ष में तो क्या करते थे, आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का क्या मानना है? विपक्ष को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कहीं ना कहीं नजर आता है कि पूरी कांग्रेस केवल एक ही मुद्दे पर आकर के टिक जाती है, टारगेट कैलाश विजयवर्गीय।
लगता है लगातार जो बयानबाजी होती है, आरोपों की झड़ी लगा दी जाती है, सरकार की नाकामियां एक तरफ रह जाती हैं, लेकिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सुर्खियों में आ जाते हैं। क्या संदेश होगा उन तमाम कांग्रेसियों को जो लगातार आपको लेकर के जो तमाम उंगलियां उठती आई हैं उसको लेकर मुद्दा बनाते हैं चुनावी साल में? देखिए, यदि वास्तव में आपको समाज के बीच में काम करना हो, मैं उसका आपके टीवी के माध्यम से मैं जी बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों को भी बोलना चाहता हूँ कि यदि आप ईमानदारी से काम करते हैं, यदि आप मन से मजबूत हैं, तो आप काम करते रहिए, जमाने की चिंता मत करिए। मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ कि देश के अंदर मैं एकमात्र राजनेता हूँ जिसके खिलाफ मीडिया ने जितना छापा उतना किसी राजनेता के खिलाफ में छापा होगा। तो मेरा क्या बिगड़ा यार, मैं तो आज भी वैसा के वैसा ही हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि इंदौर की किसी भी सीट में कोई भी कांग्रेस आ जाए और मैं लड़ ले चुनाव, खूब मेरे खिलाफ छापते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, खूब मेरे खिलाफ बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे। जनता के दिल में स्थान बनाने के लिए काम करना पड़ता है, बिल्कुल स्वाभाविक है, कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ता है। तब जाने के बाद अब बताइए, मीडिया इतना प्रभावशाली, मैं मीडिया को कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, पर मीडिया इतना प्रभावशाली है। मीडिया मेरे खिलाफ खूब लिखता है, खूब छापता है, खूब क्रिटिसाइज़ करता है, क्या बिगड़ा आज तक नहीं। मैं आज तो फिर कह रहा हूँ कि यदि मुँह से चुनाव लड़ूंगा तो पहले से ज़्यादा वोट से जीतूंगा। इंदौर में किसी भी सीट से चुनाव लड़ूंगा तो मैं 4 दिन घूमूंगा बस, तो चुनाव जीत जाऊंगा। क्योंकि जनता के दिल में एक जगह स्थान बनाने के लिए आपको काम करना पड़ता है ईमानदारी से। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि नर ही नारायण है ना। आप आत्मीयता से किसी का काम करोगे तो एक दिल मिल जाता है। तो मुझे इस बात का फ़क्र है कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में जब भी काम किया है तो लोगों से नज़रों से नज़रें मिलाई है और लोगों से दिल मिलाया है। इसलिए लोग कितना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे वो शेर याद आता है कि बड़ा अच्छा शेर है वो, कि न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है जी, जब भी डूबता हूँ दरिया उछाल देता है। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत लोग डुबाने वाले आते हैं और क्या फ़र्क पड़ता है उससे, एकला चलोरे की नीति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मैं तो कह रहा हूँ कि कितना भी आप बुराई करो किसी की, कितना भी छापो, जो कलदार सिक्का रहता है वो खनखनाएगा, जहाँ गिरेगा वहाँ खनखनाएगा, आप उसके खनखनाहट को नहीं रोक सकते। चलिए, जाते जाते कहीं ना कहीं उन तमाम विपक्षियों को भी यहाँ पर मंत्री जी ने अपना संदेश दे दिया है। और जिस तरीके से लगातार मुद्दों की तलाश में रहने वाला विपक्षी दल कांग्रेस चुनावी साल में सक्रिय हुआ, उसकी भी यहाँ पर उन्होंने पोल खोल कर रख दी है। जाते जाते इंदौर की शहर की जनता जानना चाहती है कि महू से वापस इंदौर की तरफ रुख करेंगे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। इंदौर की जनता कर रही है उनका बेसब्री से इंतजार। ये सवाल सीधे जनता से आया है। यदि पार्टी मुझसे पूछेगी तो मैं चाहूँगा कि हाँ इंदौर भी हो सकता है, और नहीं तो मुँह से आया इंदौर से होकर गुजर भी सकता हूँ आगे। कोई भरोसा नहीं है। जाते जाते नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्या संदेश होगा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का अपनी सरकार को लेकर, और खास तौर पर मऊ विधानसभा में जो आपने पसीना बहा है, जो विकास का एक कहीं ना कहीं नारा आपने बुलंद किया है, औद्योगिक राजघरानों को इंदौर में लाकर खड़ा किया, स्थापित किया है, औद्योगिक वातावरण तैयार किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रेड कारपेट आपके नेतृत्व में बिछाया गया। इन तमाम मेहनत करने के बाद, इन तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद क्या संदेश होगा मंत्री जी का शहर की जनता को, प्रदेश की जनता को, और आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए क्या वादे होंगे आपके? देखिए, हम लोग लगभग 30 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं, पर पिछले 8-9 वर्षों से प्रदेश की जनता ने हमको प्रदेश को निखारने की जवाबदारी दी है। हम बहुत गंभीरता से कह सकते हैं और ईश्वर को साक्षी रख के कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हमने जिस तरीके से किया है, जब से देश आज़ाद हुआ कभी भी नहीं हुआ। ये क्रम यदि लगातार इस विकास के क्रम को आगे बढ़ाना है तो हर बार ये सोचना पड़ेगा कि कौन किन के हाथ में हम लोग प्रदेश की बागडोर सौंपें। यदि ऐसा लगे जनता को कि आने वाले वर्षों के लिए भी जिस तरीके से पहले शिवराज जी के नेतृत्व में काम हुआ है, आने वाले वर्षों में भी प्रदेश का विकास इससे से और ज़्यादा गति से हो, तो कम से कम हर व्यक्ति को, भले ही वो कांग्रेस का भी हो, वोट डालने जाने के पहले विचार करना चाहिए कि प्रदेश के हित में कौन काम कर रहा है, जनता के हित में कौन काम कर रहा है, प्रदेश का कौन विकास कर रहा है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से ये कहूँ कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप अल्लाह को मानने वाले हो, भगवान को मानने वाले हो, भगवान यीशु को मानने वाले, उनके सामने खड़े होकर सोचेंगे और विचार करेंगे और चिंतन करेंगे कि कौन देश की बागडोर संभाल सकता है, तो मेरा दावा है
कि उस समय आपको भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और कमल का फूल ही दिखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंदौर शहर की जनता के लिए वो गहरा संदेश है जो सीधे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिया है, और राजनीति में अपनी बेबाक शैली के तौर पर जो अपनी उनकी पहचान है उससे कायम रखने का लोहा भी आज उन्होंने सिटी न्यूज की अदालत में बखूबी मनवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आप सिटी न्यूज की अदालत में हाजिर हुए। तो ये थे सवालों के कटघरे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिन्होंने बेबाकी से जनता के सीधे और तीखे सवालों का तीखा और करारा जवाब दिया है। सिटी न्यूज की अदालत में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।